लर्नर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस ये सिस्टम को हम एलोबरेटली डिस्कस करेंगे। जो जो पार्ट्स हमारे छूट गए हैं, जो हमारे 2 पार्ट्स में नहीं हो पाए हैं, वो हम पूरे करेंगे। तो ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें एक तीसरा भी नर्वस सिस्टम होता है जिनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे बिकॉज ड्यू टू आपका सीबीएसई में एनसीईआरटी सिलेबस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा कम डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे बट इन शॉर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये एक हॉलो और एक मिड डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड होता है बॉडी के। ये कवर्ड होता है एक्सटर्नली एक एक्सियल स्केलेटन से। और ये सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ब्रेन और जिसका दूसरा नाम है एन्सेफेलॉन। ये हेड में सिचुएटेड होता है। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और जिसका दूसरा नाम है माइलॉन, और ये नेक और ट्रंक साइड में सिचुएटेड होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम ब्रेन को एलोबरेटली डिस्कस करते हैं बच्चों। ब्रेन एन्सेफेलॉन जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है एक वाइटेस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। ये सिचुएटेड होता है क्रेनियल कैविटी में, और ये क्रेनियल कैविटी में स्कल की सिचुएटेड होता है। और यही हमारा जो स्कल है, ये हेड रीजन को डिटरमाइन करता है। जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं, यही जो क्रेनियम पार्ट होता है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। इसकी जो बोन्स होती हैं, इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। इसको मैकेनिकल इंजरीज प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये ब्रेन बॉक्स होता है, ये प्रेजेंट होता है। इस बॉक्स पे एक फ्लूइड भी फिल्ड रहता है जो बलून फॉर्म में रहता है। इसका काम होता है शॉक्स को अब्सॉर्ब करना। जैसे बच्चों, हम कभी छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी बेड से गिर जाते हैं या जंप मारते वक्त उनके चोट लग सकती है हेड में। इसीलिए हेड की जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, जिससे उस पर कोई शॉक ना लग पाए, उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं हो पाए। और यही काम जो होता है हमारे ये फ्लूइड फिल्ड बैलून्स का होता है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेन की स्टडी को बच्चों एन्सेफेलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन का एन्सेफेलॉन कहते हैं। अब ब्रेन का अगर हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें बच्चों, तो ब्रेन एक सॉफ्ट व्हाइटिश ऑर्गन होता है जो कि करीबन 1.2 और 1.4 केजी के बीच में होता है। ये हमारी बॉडी का 98% मतलब सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% लेता है। इसमें करीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन जो होता है बच्चों सराउंडेड होता है मेनिंजेस से। ये मेनिंजेस वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। ठीक है, इन्हीं मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से, इंजरी से, है ना। ब्रेन को अगर हम एलोबरेटली और डिस्कस करें तो ब्रेन डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो फर्स्ट है उसको हम प्रोसेंसिफिलॉन भी बोलते हैं, मतलब इसका एक दूसरा नाम प्रोसेंसिफिलॉन होता है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट का ब्रेन का पार्ट कंसीडर करता है, लेता है, ग्रेटर पार्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, और इन डायंसेफिलॉन भी प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं बच्चों, ये एक क्लब शेप्ड स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। और केवल जब हम ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखते हैं तब ये हमें दिखाई देते हैं। एक एक ओल्फैक्टरी लोब जो होता है बच्चों कंसिस्ट करता है एंटीरियर ओल्फैक्टरी बल्ब और पोस्टीरियर नैरो ओल्फैक्टरी स्टॉक, मतलब एक बल्ब का शेप होता है और एक उसको लास्ट तक एक स्टॉक होता है, और इन दोनों को मिला के बनता है ओल्फैक्टरी लोब।
ये लोब क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इम्पल्सेस ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से, जो कि हम पहले चैप्टर्स में, पहले वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। ये प्रेजेंट होते हैं ओल्फैक्टरी इपिथेलियम में, नोज की इपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है स्मेल के सेंसेशन को लेना, और ये स्मेल के सेंस को लेते हैं और ब्रेन के सेरेब्रम रीजन तक पहुंच जाते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जिसका नाम होता है सेरिब्रम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम एक ही चीज है। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत स्पेशल पार्ट होता है ब्रेन का। क्यों बच्चों, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सेपरेट होता है एक डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर द्वारा। एक पूरा एक फिशर होता है जिससे ये दोनों हेमिस्फीयर सेपरेटेड होते हैं। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की सरफेस जो होती है वो बहुत फोल्डेड होती है, बहुत फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। उन नर्व सेल्स को बच्चों एकोमोडेट करने के लिए ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं बहुत फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। ये फोल्ड्स को गायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायरी। सिंगुलर में बोलेंगे तो गायरस होता है। और इन जो गायरीज हैं इनके बीच में छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे लेगिंग्स होते हैं, उनको कहते हैं सल्काई। सिंगुलर में सल्कस, ठीक है, सल्काइज प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये फोल्ड्स किस किस के बने होते हैं, गायरे और सल्कस के। एक एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है डिवाइडेड होता है 3 डीप फिशर्स द्वारा। मतलब एक 3 कट्स होते हैं, समझ लो फिशर्स होते हैं, कैविटीज होती हैं जिनमें डिवाइडेड होते हैं और 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, है ना। पहला लोब जो होता है वो होता है एंटीरियर फ्रंटल लोब, सेकंड लोब होता है मिडिल पेराइटल लोब, थर्ड लोब होता है पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब, और लास्ट होता है फोर्थ वन लैटरल टेम्पोरल लोब। इन लोब्स का क्या फंक्शन होता है बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में सेंसरी एरियाज रहते हैं जो कि क्या उनका क्या काम होता है, इम्पल्सेस को रिसीव करना। कहाँ से रिसीव करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स से या सेंसरी रिसेप्टर्स से रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये कौन से होते हैं हमारे, कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, आईज, ईयर्स, टंग, नोज और स्किन, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। तो इनसे इम्पल्सेस रिसीव करने का काम होता है हमारे सेरिब्रम का। सेरिब्रम के पास कुछ मोटर एरियाज रहते हैं जो इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं इम्पल्सेस के फॉर्म में। और ये कहाँ सेंड करते हैं, अफेक्टर्स में, वेरियस इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, मसल्स, ठीक है। इफेक्टर्स नाम जब भी आएगा ये क्या होंगी, हमारी मसल्स। और ये मसल्स क्या करती हैं, फिर रिस्पॉन्ड करती हैं किसी भी स्टिमुलाई को। कोई भी स्टिमुलस होता है बाहर से जिसके कारण ये हमारे सेंसेशंस होती हैं, इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और फिर सेंस ऑर्गन्स हमारा अपना काम करते हैं, वो स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारे इफेक्टर्स से होता है। ये स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं सेरिब्रम में, हर स्टिमुलस के लिए, हर रिस्पॉन्स के लिए हमारे सेरिब्रम में स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब को अगर मैं डिस्कस करूं तो ये एक वो रीजन होता है जो डिटरमाइन करता है हमारी स्पीच को, हमारी फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज को, और कुछ बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटीज को, कुछ थिंकिंग प्रोसेसेस को, है ना। जो हम सोचते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ गेम्स में, चेस वगैरह जैसे, या स्टडीज करने के लिए, तो ये हमारा फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब उस पार्ट को डिटरमाइन करता है। सेकंड टेम्पोरल लोब, ये हमारे ऑडिटरी रिसेप्शंस को लेता है, मतलब हमारे सुनने की शक्ति को, हमारे सुनने की पावर को ये डिटरमाइन करता है। ये होता है हमारा टेम्पोरल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है बच्चों, ये हमारे विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजुअल सेंस के लिए। मतलब हम जो भी देख पाते हैं ये हमारे विजुअल ऑक्सीपिटल लोब से डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीपिटल लोब इज अ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिसेप्शन। नेक्स्ट है पेराइटल लोब। ये जो पेराइटल लोब होता है ये रीजन होता है हमारे टच के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, टेम्परेचर के लिए और कॉन्शियस एसोसिएशन के लिए। कोई भी ऐसा जैसे टच, आपको किस टच का जो सेंसेशन है, टेस्ट आप कुछ कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, इन सब रीजन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रीजन होता है हमारा पेराइटल लोब। ये सारे लोब्स बच्चों कहाँ प्रेजेंट है,
सेरिब्रम रीजन में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास किसी भी लोब्स के बारे में आता है तो यू हैव टू राइट दैट इट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रम, और इसका फंक्शन क्या है, आपको सबके फंक्शंस बताने पड़ेंगे। हर लोब में बच्चों कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनको एसोसिएशन एरियाज कहा जाता है। इन एसोसिएशन एरियाज का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, ठीक है। जो भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आप किसी रास्ते पे जाते हो, आपको पता है इस रास्ते में यहाँ पे रॉक है, कोई एक निकला हुआ रॉक है जिससे आप गिर सकते हो। तो ये जब आप एक बार चल के जा रहे हो तो आपको एक बार चोट लग गई तो नेचुरली आपका ये एक्सपीरियंस काम आएगा नेक्स्ट टाइम आप उस रास्ते से निकलोगे। तो आपके सेंसेस कहेंगे कि नहीं, इन दिस वे यू हैव रॉक फ्रॉम विच यू हैव टू गेट अवे, और आपको उसको ये तो फलांग के निकलना है या दूसरे साइड से निकलना है, दूसरे रास्ते से निकलना है। तो ये एक्सपीरियंसेस को एसोसिएट करके रखना, इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम हमारे एसोसिएशन एरियाज का होता है। एसोसिएशन एरियाज बच्चों हमारी थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को, हमारी लर्निंग को और हमारे इमोशंस को एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। किसको? थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस को। हमारी सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती है बच्चों, जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है, और इसको कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या कहते हैं इसे? लेटरल वेंट्रिकल। नेक्स्ट बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डाइनसेफेलॉन को। ये डाइनसेफेलॉन क्या चीज होती है बच्चों? ये एक इन सेरेब्रम के नीचे की साइड एक प्रेजेंट होता है, और ये विजिबल होता है वेंट्रल व्यू से। अगर हम वेंट्रल व्यू से देखें ब्रेन को तो डाइनसेफेलॉन हमें विजिबल होगा। इसकी जो रूफ होती है, मतलब इसका ऊपर का पार्ट होता है, इसको एपिथैलेमस कहते हैं, और इसकी जो साइड्स होती है इसको थैलेमाई कहते हैं, और इसका जो फ्लोर होता है रूफ को कहते हैं एपिथैलेमस, और जो फ्लोर होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। डाइनसेफेलॉन जो होता है एक नैरो कैविटी होती है जिसको थर्ड वेंट्रिकल, डाइनसेफेलॉन में एक नैरो कैविटी होती है जिसको एक थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं, और एक हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी करके एक चीज होती है जो अटैच होती है स्टॉक से, इनफंडिबुलम से, जो कि हाइपोथैलेमस रीजन में प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है बच्चों? ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो कि आपके हंगर, थर्स्ट, फैटीग, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसके पास एक कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो आपकी इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, और सबसे बड़ा फंक्शन जो बच्चों होता है इसका ये होता है कि ये सीक्रेट करता है न्यूरो हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स का सीक्रेशन मेनली ये हाइपोथैलेमस से होता है। ये रेगुलेट करता है एंटीरियर लोब, जो पिट्यूटरी वगैरह के, जो पिट्यूटरी आपने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, उन सबका कंट्रोल भी इस हाइपोथैलेमस रीजन से होता है। तो बच्चों जब हम हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हाइपोथैलेमस से आप जगह जगह कंसाइड करोगे कि ये हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ नंबर ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ and also the secretion of various hormones. Now we are discussing the midbrain. So we have discussed the forebrain part. Now we are discussing the midbrain, which is also called as mesencephalon. So both resembles each other. ये mesencephalon midbrain होता है। ये एक बहुत छोटा सा रीजन होता है बच्चों, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बहुत छोटा सा रीजन है। ये दो फाइबर ट्रैक्ट से बना होता है जिनका नाम थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये नेम जो है एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन है। क्रूरा सेरिब्री, और दो स्वेलिंग्स होते हैं जिनका नाम होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। ये मिड ब्रेन का काम ही होता है बच्चों फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन को कनेक्ट करना। तो इसमें जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं उनका वर्क होता है फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाना। ये तो फोर स्वेलिंग्स ऑफ बोथ साइड्स, जिनमें स्वेलिंग्स की स्वेल जैसा एक मतलब थोड़े स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिनका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्योंकि ये चार होते हैं। क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रो मतलब चार, और दो इसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है साइट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। ये उसके लिए सेंटर्स होते हैं।
मिड ब्रेन जो होता है बच्चों, मेनली इसका फंक्शन होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को, जैसे हेड, नेक और ट्रंक में के जो रिस्पॉन्स होते हैं विजुअली, ऑडिटरी, उनके रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम हमारे मिड ब्रेन का होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है बच्चों आई मसल्स को, प्यूपिल के साइज को। जैसे तुमने कोई लाइट देखी, यू हैव जस्ट आपने अपनी लाइट क्लोज कर दी, तो इस तरह का जो सेंसेशन होता है, आई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, रिलैक्स कर लेना व्हेन यू फोन डार्क, तो ये वाला जो फंक्शन होता है ये भी मिड ब्रेन का होता है। तो बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में। अदरवाइज आपको मैंने इसलिए छोटे छोटे टर्म्स बताए, कॉलिकुलाई, सेरिब्राई, क्वाड्रिजेमिना, जिससे आप अगर ये कुछ ऐसा टर्म आ जाता है शॉर्ट नोट में, तो यू कैन राइट अबाउट द मिड ब्रेन पार्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस हिंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, जिसको हम, इसका नाम एक और होता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन पहला था हमारा, ठीक है। डाइनसेफेलॉन डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन को कहते हैं, हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। ये हिंड ब्रेन जो होता है बच्चों, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, सेकंड पार्ट होता है पोन्स वेरोली, और थर्ड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कितने पार्ट्स हुए? सेरिबेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था और सेरिबेलम जो है ये हिंड ब्रेन में पढ़े, और सेरिबेलम अगर आए तो सेरिबेलम से आपको हाइंड ब्रेन का पार्ट का लिखना है। सेरिबेलम जो होता है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो नियरली 12.5% कंस्टिट्यूट करता है ब्रेन को। इसमें 2 लार्ज लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और एक सेंट्रल वर्मिस होता है। अब इसका काम क्या होता है? सेरिबेलम का मेन काम बच्चों, अगर कोई फंक्शन पूछ ले, उसके बारे में पूछ ले, उसको कहीं से भी आ जाए, हिंड ब्रेन पूछ ले, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस रखने का काम इस सेरिबेलम का होता है। सेरिबेलम हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको मेन ध्यान रखना है। सेरिबेलम का काम क्या हुआ? पोस्चर को, बॉडी के इक्विलिब्रियम को, मसल टोन को, बैलेंस को बना के रखना। पोन्स वेरोली क्या करता है? कुछ रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसकी पार्ट का बात करूं कि पोन्स वेरोली का केले का क्या काम होता है, कुछ रेस्पिरेशन के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना। थर्ड जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये सबसे लास्ट का पार्ट होता है और ये सेरिबेलम के नीचे होता है। और ये क्या करता है? ये मतलब लास्ट में ये जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाके मतलब कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड को। हम स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे। इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं बच्चों। मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट जो होती है उसके रेट को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट ब्रीथिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मतलब रेस्पिरेशन को, अगर हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लेज अ रोल। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है आपका, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करने का काम भी हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है। swallowing, coughing, sneezing, vomiting, ये सब sensations, ये सब चीजें जो होती हैं वो भी medulla oblongata ही कंट्रोल करता है। तो if anyone is sick, like suffering from these type of disorders, then might be they have some challenges in medulla oblongata. अगर हम cerebrum, क्योंकि कई बार बच्चों वैसे पहले theoretical questions में ऐसा आ जाता था कि difference between cerebrum and cerebellum, अगर इस टाइम जैसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते कि आप डिफरेंस बताओ, तो माइट भी इसको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कि हाउ सेरिबेलम इज डिफरेंट फ्रॉम सेरिब्रम। फर्स्ट इस फॉर्म में पूछा जा सकता है और बाकी आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि जैसे which part of the brain, which part constitutes the most of the part of the brain and what is its function, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि cerebrum is the largest part which constitutes the brain and it is its function। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट हो सकते हैं, ट्विस्ट होके आ सकते हैं, सो दैट ये चेक किया जा सके कि आपने कितनी डेप्थ में स्टडी करी है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गए कि which is the most balancing part of the brain which control the posture and body muscles,
एंड तो फिर आपको सेरिबेलम के नाम बारे में लिखना है, उसकी क्वालिटीज, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स लिखना है आपको, ठीक है ना? डिड यू गॉट दैट? फाइन। तो अब मैं डिस्कस फर्स्ट पॉइंट्स करती हूँ, जिससे आपको नॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि अभी हमने फटाफट डिस्कस किया सेरिबेलम, तो यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, तो ठीक है फिर से डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट। Cerebellum is the part of hindbrain. Second point is that it constitutes the largest part, like approx 80% of the brain, and it is cerebellum को अगर हम डिस्कस करें तो ये स्मॉलर पार्ट है, constitutes 12.5% of the brain. थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो it forms the front, superior and lateral sides of the brain. और cerebellum जो होता है ये posterior region of brain में present रहता है, it lies in the posterior region of the brain. फोर्थ पॉइंट है, इट हैज टू पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। सेरिबेलम में अगर हम करें तो इसे तीन पार्ट्स, टू लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड वन सेंट्रल वर्मिस। सेरिब्रम में फिफ्थ पॉइंट है, टू कैविटीज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट, और इसमें सेरिबेलम में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, कैविटीज इज नियरली एब्सेंट। सिक्स्थ इज सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, ठीक है? सेरिब्रम इंटेलिजेंस और मेमोरी को डिटरमाइन करता है, एंड सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी। सेरिब्रम में हम कंटिन्यू करें तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इंटेलिजेंस भी कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के पोस्चर, बैलेंस और मस्कुलर एक्टिविटी को। तो ये था पूरा ब्रेन के पार्ट जिसको हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन टू स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो कि प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और ये अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये ब्रेन से ही, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है उससे कंटिन्यूड फॉर्म होता है, एक्सटेंड डाउनवर्ड होता है और एक लुम्बर रीजन बनाता है। ये क्या होता है बच्चों? अगर हम अपने बैकबोन देखें, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, उसके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में इतना लंबा सा ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसका नाम होता है फाइलम टर्मिनले। इंटरनली अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में एक होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि बहुत सकरी सी होती है, नैरो सी होती है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में, और ये हमारी बैकबोन बनाता है, और उसी वर्टिब्रल कॉलम से ये प्रोटेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के जैसे स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, जिन मेम्ब्रेन्स का नाम हमने डिस्कस किया था। क्या था बच्चों? मेनिंजेस। मेनिंजेस वो मेम्ब्रेन्स रहती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी से। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो कितनी होती है? 31 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो अगर हम डिस्कस करें तो दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट फंक्शन है, कंडक्ट सेंसरी और मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो हमारी बॉडी तक सेंसरी और मोटर इंपल्सेस लेके जाना और वहां से ऑर्गन से लेके आने वाला काम है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। और दूसरी चीज, ये एक्ट करता है एक सेंटर के फॉर्म में किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन का वर्क जो होता है मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता कि वो ये सब चीजें भी देखे। तो ये ब्रेन का काम डिवाइड। पर ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड पूछा जा सकता है, इसका डायग्राम पूछा सकता है। हाँ, और ब्रेन जो डिस्कस किया था, ब्रेन का डायग्राम मस्ट आता ही है, तो उसको ध्यान से बना के इसको लेबलिंग डायग्राम आपको आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें डिस्कस करी, ब्रेन को डिस्कस किया, स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, है ना? ब्रेन के पार्ट्स डिस्कस किए, स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस किया। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं। इस नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? ये कनेक्ट करता है सीएनएस को बॉडी के अलग अलग पार्ट से, ठीक है? ये कनेक्टर का काम करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट हो अलग अलग बॉडी पार्ट से, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी।
वॉल्यूंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये विल के कंट्रोल में है हमारे काम, ठीक है, जो हम अपने अपने आप से करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो वॉल्यूंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। इसमें नर्व्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के कनेक्ट करती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, और वो बॉडी पार्ट्स वॉल्यूंटरी अपना काम करते हैं, वॉल्यूंटरी ब्रेन के कंट्रोल में अपना काम को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, नहीं हमारे ह्यूमन के मतलब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस होती हैं कुछ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की, ठीक है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स मतलब क्रेनियल माने ब्रेन की, स्पाइनल नर्व्स माने स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स मिला के इसमें ब्रांचेस होती हैं, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं विसरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, अगर हम डिस्कस करें क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से ही निकलती हैं और अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं। ये 12 होती है नंबर में। ये जैसे अगर मैं अलग अलग डिस्कस करूं तो फर्स्ट, सेकेंड और 8th जो क्रेनियल नर्व होता है ये सेंसरी नर्व्स होते हैं, और सेंसरी नर्व्स होती हैं। अगर थर्ड, फोर्थ और 6th, 11th और 12th ये सब मोटर नर्व्स होती हैं, और 5th, 7th, 9th एंड 10th मिक्स्ड नर्व्स होती है, मतलब दोनों का मिक्स्ड होता है, क्रेनियल और मोटर का, सेंसरी और मोटर का। अब नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स। ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और ये पूरी बॉडी में, पूरी लेंथ ऑफ द बॉडी में स्प्रेडेड रहती हैं। सिर्फ हेड में नहीं होती है क्योंकि हेड में क्रेनियल नर्व्स होती हैं, बाकी ये पूरे बॉडी में रहती हैं। इसमें मिक्स्ड नर्व्स भी होती हैं, क्योंकि इसमें मिक्स्ड नर्व्स मतलब सेंसरी और मोटर दोनों तरह की नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसमें मिक्स्ड नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। विसरल नर्व्स क्या होता है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन से, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन से, हमारे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, ये सब कंट्रोल होते हैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नर्व से जिसको कहते हैं हम विसरल नर्व्स। तो बच्चों इसको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, जैसे इस तरह से आ सकता है कि डिटरमाइन द रोल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन हार्ट या प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर। तो पहले तो तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए कि हम किसको डिस्कस करेंगे, हम विसरल नर्व्स को डिस्कस करेंगे। विसरल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती प्रेजेंट होती है, और इनका काम होता है कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, पर जैसे कि आपने सुना है कि बोर्ड पेपर्स में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे ट्विस्ट करके, और उनका क्या एवरेज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस का कितना एवरेज होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया है, तो काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। और ये अगर विसरल नर्व्स का पूछा गया तो मैंने बताया आपको इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है, हार्ट, किडनी, तो एक ऑर्गन को रख के भी पूछा जा सकता है कि किडनी में विच टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन किडनी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो यू कैन आंसर। तो विसरल नर्व्स का मैंने बताया इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, और ये मोस्टली राइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन कुछ जो होती हैं वो ब्रेन से भी राइज होती हैं। ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर मैं लास्ट में डिस्कस करूं क्या चीज होती है, ये सिस्टम होता है जो ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली या इनवॉल्यूंटरी, ठीक है ना, वॉल्यूंटरी नहीं होता, इनवॉल्यूंटरी होता है। ये वो सब रिस्पॉन्सेस को इंक्लूड करता है जो कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट है, जो जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उन सारे रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है, या फिर यूं कहना चाहिए कि इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को करने वाला जो काम है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो आपको मेरी बोलने के उससे बता सकते हो कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि विच इज द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, तो निकल के आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। विसरल नर्व्स जो होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो कंट्रोल करती हैं एक्टिविटीज को, किसकी एक्टिविटीज को, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को, ठीक है। इसलिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। विसरल नर्वस सिस्टम किसको बोला जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ये
इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज, हाँ, तो ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। अब अगर मैं प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को बताऊं तो बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मैंने बताया आपको कि दोनों ही मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कवर्ड रहते हैं मेनिंजेस द्वारा, है ना। ब्रेन एक और चीज से प्रोटेक्ट रहता है जो मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, क्रेनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है वर्टिबल कॉलम से। और ये होता है फ्लूइड जिसको नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बच्चों, कई बार सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से शॉर्ट नोट आ सकता है, जिसका फंक्शन आपको बताना होता है कि व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या व्हाट इज द रोल ऑफ सीएसएफ, है ना। तो सीएसएफ का फंक्शन क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारी मेनिंजेस में प्रेजेंट होता है। ये मेनिंजेस सराउंड करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और शॉक्स, है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंस्टिट्यूएंसी को अगर मैं डिस्कस करूं तो ये होता है क्लियर, कलरलेस, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन की वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में और मेनिंजेस के बीच में, ठीक है। तो कहाँ का प्रेजेंट होता है ये, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में और मेनिंजेस के स्पेसेस में। ये हमारे सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉक से प्रोटेक्ट करता है और उसको मॉइस्ट रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिस्कस किया। अब मैं एक और चीज डिस्कस करूंगी जिसपे शॉर्ट नोट आता है, वो है इलेक्ट्रॉन एन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या होता है बच्चों, एन्सेफेलो तो हमने पढ़ा, एन्सेफेलन ब्रेन, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज है, क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, रिकॉर्ड करता है हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की। और जब ये रिकॉर्ड करता है ब्रेन की एक्टिविटी, तो ये इसमें एक पेपर होता है जिसको हम ग्राफ कहते हैं, ग्राफ के फॉर्म में होता है, जो कि हमारी ब्रेन की इंपल्सेस को, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को ग्राफ के फॉर्म में जनरेट करता है। इसको हम रिकॉर्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी। कई जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनसे बोला जाता है कि अपना ईईजी करवाइए, है ना। तो ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यही चीज होती है। इसपे क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है ना, पेशेंट्स के दो इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है, दो अलग अलग डिफरेंट पोजिशंस पे। और ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्या करता है कि रीडिंग करता है वेव्स को, जो अल्फा बीटा डेल्टा थीटा वेव्स होती हैं, ये जो होती है ये नोटेड डाउन होती है ग्राफ पेपर पे। जैसे वेव्स जो आप आता है, जैसे ईसीजी वगैरह में भी आता है जो ग्राफ वाला पेपर होता है, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को फिर डॉक्टर्स पता करते हैं कि आपके वेव्स में आपके ब्रेन में किस तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, किस तरह का वेव्स है, और ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रीड करते हैं। जो आज हमने डिस्कस किया, इसकी प्रीवियस वीडियोस भी मैंने रिसेप्टर्स, अलग अलग तरह के नर्व्स को, अलग अलग तरह के स्टिमुलाइज को डिस्कस किया है हम सब ने, और बहुत अच्छे से पढ़ा है। होप सो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे और आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक टू शेयर कमेंट्स एंड kindly have patience. I will submit all more videos regarding all the questionnaires and other topics. So keep watching, keep learning, keep growing. Thank you so much for watching. Bye bye.